यहाँ कोई हवा में बातें नहीं होंगी। हम सीधा पिछले 34 साल के नीट पेपर्स का डेटा उठाएंगे और उसके बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये एग्जाम हीट मैप देखिए, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स यहाँ से 2019 से लगातार हर साल सवाल आ रहा है। तो ये हो गए हमारे मैक्सिमम यील्ड टॉपिक्स, मतलब इन पर सबसे पहले फोकस करना है। बाकी हाई यील्ड और स्टेडी यील्ड भी इम्पॉर्टेंट है, पर अब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केल में सबसे पहले सबसे छोटा मार्कर देखते हैं, PPLO। साइज है सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर। अगला है माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर पर, इतना छोटा कि 1 माइक्रोन फिल्टर से भी पार हो जाए। फिर आता है एक टिपिकल बैक्टीरिया जो इनसे काफी बड़ा है, इसकी रेंज है 1 से 2 माइक्रोमीटर। और आखिर में इन सबका जायंट यूकैरियोटिक सेल, इसका साइज होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। पर एक जरूरी एक्सेप्शन याद रखना है, जो AIPMT 1993 का सवाल था। वायरस सेल थ्योरी के रूल्स तोड़ते हैं। फाउंडेशंस यानी सेल थ्योरी और प्रोकैरियोट्स। अब बात होगी उन बुनियादी नियमों की जिनके बिना सच कहूं तो सेल बायोलॉजी का एक भी सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। देखिए, सेल थ्योरी बस 3 सिंपल बातों पर टिकी है। पहली, श्लाइडन और श्वान ने कहा हर जिंदा चीज सेल से बनी है, सिंपल। दूसरी, रुडोल्फ विर्चो आए और उन्होंने एक लाइन जोड़ दी, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब है हर नई सेल एक पुरानी सेल से ही आती है। मगर नीट को एक्सेप्शंस पसंद है, और यहाँ एक्सेप्शन है वायरस। क्यों? क्योंकि इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो चलिए एक प्रोकैरियोटिक सेल की सरफेस को मैप करते हैं। सबसे बाहर एक स्टिकी लेयर जिसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर है सेल वॉल। ये एक बॉडीगार्ड है जो सेल को फटने से बचाती है। चलने फिरने के लिए है फ्लैजेला। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना हो तो पिली का इस्तेमाल होता है, ये एक टनल जैसा है। और अगर कहीं चिपकना हो तो फिम्ब्रियाई के ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स काम आते हैं। हर स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक काम है। अब मिलिए मीजोजोम से। ये है प्रोकैरियोट्स का स्विस आर्मी नाइफ। असल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक अंदर की तरफ फोल्ड है, लेकिन काम देखिए इसके। रेस्पिरेशन, DNA रेप्लिकेशन, सिक्रेशन, सेल वॉल बनाना, सारे बड़े बड़े काम ये अकेला ही संभाल लेता है। मल्टी टैलेंटेड है ना। रोबोटिक दुनिया में यहाँ इसके जीनोमिक्स और पैसिव स्टोरेज सिस्टम को कंपेयर करते हैं। न्यूक्लियोइड में DNA नेकेड और सर्कुलर होता है, और प्लाज्मिड वो देते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी सुपर पावर्स। इंक्लूजन बॉडीज स्टोरेज के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। ये बिना मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करती हैं। और ये रहा एक स्पेशल केस, गैस वैक्यूल्स। ये कुछ खास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक पाइपलाइन। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स की थोड़ी कॉम्प्लेक्स दुनिया में एंटर कर रहे हैं और उस पाइपलाइन को समझेंगे, जो याद है ना, एक सुपर हाई यील्ड टॉपिक है। यहाँ 1 मिनट रुकना जरूरी है। एग्जाम ट्रैप अलर्ट। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल से जुड़ा एक क्लासिक सवाल। याद रखिए, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स तो आसानी से फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं इधर से उधर, लेकिन जो भारी भरकम प्रोटीन्स हैं ना, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनकी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 0 होती है। बस इतनी सी बात और 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सोचिए एक फैक्ट्री के असेंबली लाइन जैसा है। स्टेप 1, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, यहाँ प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं। स्टेप 2, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, इन्हें माल की तरह उठाकर गोल्जी अपैरेटस तक ले जाते हैं। स्टेप 3, गोल्जी में होती है इनकी मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। और हाँ, गोल्जी से ही निकलते हैं लाइजोसोम्स, जिनको सेल का वेस्ट डिस्पोजल टीम भी कहते हैं। और आखिर में सीक्रेटोरी वेसिकल्स इन्हें इनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। एक 1 वे ट्रैफिक। इस फ्लो को याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस पाइपलाइन का हिस्सा कौन नहीं है, ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये एक और फेवरेट नीट क्वेश्चन है। नाम याद कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम्स। ये तीनों समझ लीजिए इंडिपेंडेंट प्लेयर्स हैं। इनके काम इस पाइपलाइन के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसीलिए ये इस सिस्टम का पार्ट नहीं माने जाते। अब ER के 2 टाइप्स हैं। एक है रफ ER या RER और दूसरा है स्मूथ ER या SER। फर्क क्या है? बहुत सिंपल। RER की सरफेस रफ या खुरदुरी इसलिए है क्योंकि उस पे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, और राइबोसोम्स का काम
प्रोटीन बनाना। वहीं एससीआर की सरफेस स्मूथ है, उस पे राइबोसोम्स नहीं होते और ये बनाता है लिपिड्स और स्टीरॉयड हार्मोन्स। दैट्स इट। प्रोडक्शन लाइन में आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं सेल के पैकेजिंग डिपार्टमेंट यानी गोल्जी अपैरेटस से। इसे सेल का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस समझिए। ये चीजें रिसीव, सॉर्ट, मॉडिफाई और पैक करके शिप करता है। इसकी खासियत है इसका एक तरफा ट्रैफिक, सिस फेस इन गेट है और ट्रांस फेस आउट गेट। बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है। तो यहाँ प्रोडक्ट्स आते हैं, मॉडिफाई होते हैं, उन पर सही एड्रेस का लेबल लगता है और फिर उन्हें पैक करके भेज दिया जाता है। इसी मॉडिफिकेशन का एक अहम हिस्सा है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाना। ये सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी पाइपलाइन काम कैसे करती है। तो न्यूक्लियस में निर्देश, न्यूक्लियोलस में मशीनरी, राइबोसोम पर प्रोडक्शन और गोल्जी में पैकेजिंग। एक परफेक्ट सिस्टम। ये सभी ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा हैं। ये सब एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। तो ये शानदार सिस्टम किस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल है? शायद ये कि जिंदगी को कैसे बनाया और चलाया जाए। डिस्पोजल सिस्टम और उसके स्टोरेज टैंक्स को। लाइसोसोम गोल्गी से बनते हैं। इनके पावरफुल एंजाइम्स एसिडिक कंडीशन में वेस्ट को डाइजेस्ट कर डालते हैं। वैक्यूल्स अलग हैं। इनकी सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट पानी, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को होल्ड करती है। अब हम बात करेंगे सेल के पावर हाउसेस की, उसकी अंदरूनी ढांचे की और उन ऑर्गेनेल्स की जो थोड़े आज़ाद ख्याल हैं। तो सवाल उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस यानी अर्धा स्वायत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल के अंदर रहते हुए भी इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। देखिए, इनके पास खुद का सर्कुलर डीएनए है, खुद के 70S राइबोसोम्स हैं और ये बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल प्रोकैरियोट्स की तरह। और इसी वजह से ये अपने कुछ ज़रूरी प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, वो एकदम सीधी नहीं होती। उसमें ऐसे डीप फोल्ड्स होते हैं जिनको कहते हैं क्रिस्टे। और ये स्ट्रक्चर और फंक्शन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये फोल्ड्स करते क्या है? ये सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि एटीपी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा जगह मिल सके। सिंपल फंडा, मोर सरफेस एरिया, मोर एनर्जी। अब बात करते हैं एक्सोनीम की। सीलिया और फ्लैजिला का जो कोर स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं एक्सोनीम और इसका एक मैजिक नंबर है। इसे अभी के अभी याद कर लीजिए, 9+2। इसका क्या मतलब है? पेरिफेरल यानी बाहर की तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स होते हैं और एकदम सेंटर में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये 9+2 अरेंजमेंट नीट का एक एवरग्रीन, हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। बस एक थैला नहीं है, ये एक हाईटेक फैक्ट्री है जहां हर डिपार्टमेंट परफेक्ट तालमेल में काम करता है। तो चलिए इस फैक्ट्री का टूर शुरू करते हैं इसके कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस से। सारे फैसले यहीं से होते हैं। इसके अंदर है जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए। सेल को बनाने और चलाने के सारे निर्देश इसी में है। ये डबल मेम्ब्रेन वाला किला पूरी तरह सील नहीं है। इसके गेट्स हैं न्यूक्लियर पोर्स जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ही चलते हैं एक खास वर्कशॉप में जिसे न्यूक्लियोलिस कहते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सीधे न्यूक्लियस के बाकी हिस्से से जुड़ा रहता है। तो इसका काम है राइबोसोम बनाना। यही राइबोसोम आगे चलकर सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज बनते हैं। मतलब जिस सेल को ज्यादा प्रोटीन बनाना हो उसमें ज्यादा और बड़े न्यूक्लियोली होते हैं, सीधा हिसाब है। चलिए राइबोसोम्स की लोकेशन, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, तो इसको आसान कर लेते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम्स कहाँ मिलेंगे? प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। और 80S टाइप के राइबोसोम्स वो मिलेंगे यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में और रफ ईआर की सरफेस पर। सिंपल क्लासिफिकेशन है। राइबोसोम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? सब कुछ सेंट्रोमियर के पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये एक क्लासिक एग्जाम टॉपिक है। पहला मेटासेंट्रिक, एम मतलब मिडिल, सेंट्रोमियर एकदम बीच में जिसे 2 बराबर आर्म्स बनती हैं। नेक्स्ट सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा हटकर होता है जिससे एक छोटी और एक लंबी आर्म बनती है। फिर है एक्रोसेंट्रिक, यहाँ सेंट्रोमियर एक एंड के बहुत करीब होता है जिससे एक आर्म बहुत ही छोटी रह जाती है। फाइनली टीलोसेंट्रिक, टी मतलब टर्मिनल, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बिल्कुल टिप पर होता है। द हाई यील्ड मास्टर की इस एक स्लाइड को मैच द कॉलम जैसे सवालों के लिए अल्टीमेट चीट शीट समझ लीजिए। तो चलिए इन 5 एसोसिएशंस को दिमाग में एकदम फिट कर लेते हैं।
क्रिस्टाई माइटोकॉन्ड्रिया के एनफोल्डिंग्स, सिस्टर ने गोल्जी एपैरेटस के डिस्क शेप्ड सैक्स, थाइलेकॉइड्स प्लास्टिड्स के अंदर के फ्लैटेंड सैक्स, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और एक्सोनीम सीलिया और फ्लजेला का 9+2 कोर। बस इतना सा और मैच द फॉलोइंग में नंबर बिल्कुल पक्के। तो आखिर में बस ये एक सवाल, क्या सेल सिर्फ एंजाइम से भरा एक बैग है या फिर एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड कोऑर्डिनेटेड आर्किटेक्चरल स्पेस? आई थिंक इस पूरे एनालिसिस के बाद जवाब बिल्कुल साफ है। सेल का हर एक स्ट्रक्चर, हर एक पाथवे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन है। बस इन स्ट्रक्चर्स को समझना है, इनके कोऑर्डिनेशन को अप्रिशिएट करना है और एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी।